हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों के भाई? सब बढ़िया? कैसी चल रही है तैयारी? तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एकदम तरोताज़ा नया वीडियो जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे। आज चालू करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि भाई इसकी जनरल ट्रेंड्स क्या होते हैं प्रॉपर्टीज के। और ये ट्रेंड्स बहुत ही आसान है समझने में, बहुत ही डिटेल में इनमें जाने की जरूरत नहीं है। हम इनका एक एक रीजन में आपको इनका बताऊंगा। आपको सिर्फ इनको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसी तरीके से आपको समझना है। तो भाई पहली जो प्रॉपर्टी है जो कि हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एटॉमिक रेडियाई। तो भाई एटॉमिक रेडियाई समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से एटॉमिक रेडियाई जो है वो वेरी करता है अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप। अगर हम बात करें कि ग्रुप 15 के अंदर पहली फैमिली जो है आपके पास में कौन सी थी, तो वो थी बोरॉन की फैमिली, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कहानी चालू होती है कहां से? नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद में फ्लोरीन हो गया, फिर हमारा हीलियम या ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हो गए। तो ये सारे के सारे जिस भी फैमिली के नाम में जो भी लिखा होता है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? क्योंकि वो ही डिफाइन करते हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टीज वो ग्रुप जो है वो शो करेगा। तो भाई पहली जो प्रॉपर्टी दैट इज द एटॉमिक रेडियाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एरो के तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज। व्हाई इट विल इंक्रीज? क्योंकि भाई देखो क्या होगा कि जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते चले जाएंगे। और इस वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल्स भी जो है उनको अकोमोडेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होंगी? ज्यादा चाहिए होंगी। तो इस वजह से एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाते वक्त हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाएंगे तो अक्रॉस द पीरियड जाते वक्त एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है भाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज? क्योंकि अब आप सोचिए कि नंबर ऑफ शेल्स तो है वो क्या रहेंगी? सेम। नंबर ऑफ शेल्स रहेंगी सेम, लेकिन जैसे जैसे हम एक एक स्पॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे पी ब्लॉक में तो क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। व्हाट इज दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? क्या होता है भाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में वो बढ़ते चले जाएंगे। और क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो एक साथ रहते हैं इस वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स को अपनी तरफ खींचने लगेंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से जो कूलम्बिक फोर्सेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। इस वजह से across the period from left to right the atomic radii will decrease। अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की दैट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि भाई ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर सादी भाषा में बात करूं तो किसी भी चीज को आयन बनाने के लिए, आयन बनाना मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कैटायन बनाने के लिए। अगर किसी भी एटम में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूं तो मेरे को क्या देनी पड़ेगी? उसके अंदर एनर्जी देनी पड़ेगी। जब मैं एनर्जी दूंगा तब एटम मुझे इलेक्ट्रॉन देगा। तो भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एटम जो है वो कैटायन बन जाए। तो भाई अगर मैं ऊपर से नीचे ये ट्रेंड देखूं तो भाई सीधी सी बात है, नीचे वाला एटम जो है वो बड़ा होगा अक्रॉस द ग्रुप। अगर मैं देखूं तो नीचे वाला एटम जो है वो बड़ा होगा, ऊपर वाला एटम छोटा होगा। ऊपर वाला एटम जो है उसको मुझे क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू नीचे वाला। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाला एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा टाइटली पुल्ड करके रखता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने नहीं देगा, तो उसको ज्यादा
एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि नीचे वाला जो है वो क्या है, बड़ा है। तो बड़ा होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा। तो भाई अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऊपर से नीचे जाने में क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं अक्रॉस द पीरियड, तो वही ऊपर वाला कंसेप्ट, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ता हुआ चला जाएगा, पकड़ता जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब मुझे जितनी हीट उसको देनी पड़ेगी ताकि वो कैटायन बन जाए, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तीसरी प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो अपन को समझ में आ गया, इट इज द हीट। इलेक्ट्रॉन गेन, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर उसको इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, तो जब मैं एनर्जी दे रहा था तो वो मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन अब मैं उसको क्या दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो वो मुझे पलट के क्या देगा, एनर्जी देगा। तो कौन सबसे ज्यादा खुश होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन की जिसको ज्यादा जरूरत होगी वो सबसे ज्यादा खुश होगा। तो भाई ऐसे एटम्स कहां पे पाए जाते हैं पी ब्लॉक में, जब हम 17वें ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, 17th ग्रुप की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तब वहां पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस वजह से जैसे ही उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो भाई इसको भी हमको देखना है कि ऊपर से नीचे जाने में ये एनर्जी किस तरीके से वेरी होगी। ऊपर कौन रहेगा, अगर हम 17th ग्रुप को एनालाइज करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिक। जिसने भी अभी तक पीरियोडिक टेबल जो है थोड़ी बहुत याद नहीं करी है, वो मेरा पहला वीडियो जाके देख सकते हो जो मैंने अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने इसकी ट्रिक बताई है। तो भाई ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, तो नीचे एस्टेटिन। अब भाई ऊपर वाले को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि हमारा एस्टेटिन जो है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ऊपर से नीचे जाने में क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, मैं आपको बता चुका हूं अक्रॉस द पीरियड में क्या होगा कि भाई जिसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे जितना वो खुश होगा वो हमको पलट के उतनी एनर्जी देगा। तो भाई फ्लोरीन के साइड वाले जो एटम्स हैं, फ्लोरीन के साइड अगर हम जाएं तो वहां पे हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्रॉम गोइंग टू लेफ्ट टू द राइट हमें क्या मिले होगी, इंक्रीज होगी। तो भाई अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, प्रीटी मच सेम, ठीक है, लॉजिक इसके प्रीटी मच सेम है। तो भाई इसलिए इसमें भी सेम चीज जो है हमको ऑब्जर्व हो रही है कि ऊपर से नीचे जाने में ग्रुप में ये क्या होगी, डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो भाई ऊपर से नीचे जाने में ये क्या होगी, डिक्रीज, और लेफ्ट से राइट जाने में ये क्या होगी, इंक्रीज, बेस्ड अपॉन द सेम लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम एक और प्रॉपर्टीज के अंदर, दो प्रॉपर्टीज और हैं जो हमको इसके अंदर डिस्कस करनी है। द फर्स्ट बीइंग कि भाई मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मींस, अब बताओ भाई सबसे अच्छा मेटल कौन होता है। हमने बचपन में यही चीज डेफिनेशन से चालू करा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब हम पढ़ते हैं तो हम सीधा डिफरेंस बता रहे हैं। नहीं भाई, मेटल क्या होते हैं, मेटल वो होते हैं जो कि आसानी से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे दे, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से ले लें। तो भाई मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने में, इसमें देखो मैं आपको याद करने की एक तकनीक बताता हूं। नाइट्रोजन फैमिली की तरफ ध्यान से देखो तो नानी, पारुल, आशीष सब बीमार, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसके अंदर बिस्मथ जो है नीचे वो क्या है, मेटल है, और नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही आसानी से हमको, अगर इस ग्रुप को हम देख लें तो हमको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर में फिर से एक बार बता देता हूं, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि भाई लेफ्ट से राइट जाने में, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। लेफ्ट में हमारे कौन होते हैं, मेटल, राइट में हमारे कौन होते हैं, नॉन मेटल। तो भाई यहां से तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट से राइट जाने में जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर मैं बात कर लूं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की, कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट ये किस तरीके से वेरी करता है, तो भाई इसके अंदर का ट्रेंड क्या है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज में ऑक्सीजन को ऐड कर देना, ठीक है, या फिर किसी भी चीज में से ऑक्सीजन को हटा देना। ये बहुत प्रिमिटिव कंसेप्ट है, इसको आप इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर वो दे देगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो जिसके पास ज्यादा होगी वो अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींच लेने की क्षमता होगी वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये किस तरीके से वेरी करती हैं कि भाई टॉप टू बॉटम जाने में, टॉप टू बॉटम जाने में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी, और लेफ्ट से राइट जाने में क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि बाबा जी आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते, तो भाई अब बाबा जी होंगे रफू चक्कर और तब लोगे तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो ये हुए बाबा जी रफू चक्कर। तो दोस्तों अब अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में कि भाई अब नाइट्रोजन फैमिली जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो भाई नाइट्रोजन फैमिली जो है उसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं। तो भाई इसके अंदर सबसे पहला जो मेंबर है दैट इज द नाइट्रोजन, और हमें बेसिकली इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी है। तो फटाफट देख लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले नाइट्रोजन जो है आपको पता है कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो नाइट्रोजन ही है, ठीक है। नाइट्रोजन अगर हमारे पास में ना होती तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती, तो वो दिक्कतें क्या है वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। और अगर और तरीके देखे जाएं कि भाई नाइट्रोजन और कहां से ऑब्टेन होती है, तो वो दो हमारे पास में जगहें जहां से ऑब्टेन होती हैं, वैसे बहुत सारी जगह है लेकिन दो मेन जगह है जहां से ऑब्टेन होती है, दैट इज द NaNO3 और KNO3। इनके कुछ कॉमन नेम्स है, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज द चिली सॉल्ट पेटर एंड KNO3 इज कॉल्ड इंडियन सॉल्ट पेटर। तो भाई ये था हमारे पास में कि भाई नाइट्रोजन किस किस तरीके से अकर होती है, और फास्फोरस की जो अकरेंस है वो इस टाइप के कंपाउंड से हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि CaPO4 CaX2.CaX2। तो इसके अंदर X2 जो है कोई सा भी हैलाइड हो सकता है। अगर हम बात कर लें अब कि जनरल ट्रेंड्स जो है प्रॉपर्टीज में किस तरीके से शो होते हैं, तो भाई इसके अंदर कुछ जनरल बातें हैं इन फैमिली की जो कि कॉमन है इनके, और वो क्या बातें हैं वो ये हैं कि भाई इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है along the group जो है वो सेम रहता है, that is the NH2NP3 where N denotes the period number। तो भाई NH2NP3 इनका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अगर हम बात करें इनकी डेंसिटी की, तो डेंसिटी किस तरीके से वेरी होगी, सबकी एक जैसी नहीं होगी, कुछ कुछ वेरी करेगी। तो भाई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डेंसिटी जो है इनकी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि भाई डेंसिटी इनकी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने में क्या होती है, डिक्रीज होती है। और फिर अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब इसका इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप का रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जामिनेशन में कहीं पूछ लिया जाता है, तो बेसिकली इसका रीजन ये है कि जैसे हम नीचे जाते हैं तो मॉलिक्यूलर जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता चला जाएगा तो उनके बीच के फिजिकल फोर्सेस जो है वो बढ़ने लगेंगे। फिजिकल फोर्सेस को हम किस नाम से जानते हैं, जी हाँ, वैन वाल फोर्सेस। वैन वाल फोर्सेस जो है इनके बढ़ने लगेंगे, और इस वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो वैन वाल अट्रैक्शन जो है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इस वजह से उनको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने में दिक्कत आती है, इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम बात करें कि एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, भाई एनॉमलस मतलब कि यूनिक प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, तो उनको बोलते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टीज। तो एनॉमलस प्रॉपर्टीज क्या क्या है नाइट्रोजन की, तो आपको यहाँ पे जो उसकी 3 प्रॉपर्टीज है वो ध्यान में रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या कि भाई नाइट्रोजन जो होता है वो साइज में बहुत स्मॉल होता है, उसके पास में सिर्फ 2 ही शेल्स है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2,5। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो बहुत छोटा होता है साइज में। छोटे होने की वजह से वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव भी होता है उसकी एलिमेंटल्स या मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो वो किस वजह से लेस रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि भाई उसके पास में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो भाई
इसके बाद में अगर हम बात कर लें किसकी, कि भाई इसी सिलसिले में नाइट्रोजन और क्या करता है कि इट हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स, इसी वजह से इनके बीच में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन की, जो कभी ना कभी एग्जामिनेशन में पूछी गई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको लिखा। तो भाई आई होप आपको जो जनरल इंट्रोडक्शन है नाइट्रोजन फैमिली और हमारे इन जनरल पी ब्लॉक का, वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक उसको कमेंट्स में आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके लिए बाबूजी को होना पड़ेगा रफू चक्कर, तो ये हुए बाबूजी रफू चक्कर। ये लो भाई हम वापस आ गए। तो भाई अब इसके आगे की कहानी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो बने रहो भाई मेरे साथ और डोंट लूज होप भाइयों। देखो बिल्कुल होप लूज करोगे तो कुछ भी काम नहीं बनने वाला, डटे रहो, पढ़ाई करते रहो और बाबा गैंग को करना है तुम्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।